नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 7वां चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पिछली क्लास में हमने सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी इसकी देख ली थी। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या, वर्ग 15 के तत्वों के बारे में। ठीक है, वर्ग जो 13 और 14 था उसको तो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जितनी भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी गुणधर्म, जितनी भी उनकी आवर्तिताएं होती है, उन सब के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे भाई मेरे वर्ग 15 के तत्वों की, तो यहाँ पे तत्व कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है 5 तत्व आएंगे। ठीक है, नए पुराने आशिक सब बीमार, ऐसा करके कुछ अपन ने गाना बनाया था। ठीक है, चलो जी, इनको बोला क्या क्या जाएगा, तो ध्यान रखना, ये क्या है, नाइट्रोजन है। ये क्या है भाई, नाइट्रोजन है। ये इतना सबको पता होना चाहिए। अच्छा जी सर, अगला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। ध्यान रखना, एसबी का मतलब एंटीमनी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, बिस्मुथ या बिस्मुथ भी आप इसको बोल सकते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वर्ग 15 के तत्वों का, वो क्या होगा। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, ठीक है, तो आपने क्या देखा था वहाँ पे कि सर NS2, ठीक है, NP126 कुछ भी हो सकता है। कितनी बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ पे देखा जाए तो देखना, यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का क्या होगा, हीलियम को, अच्छा हीलियम का यदि बात करें तो हीलियम कितने पे आता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन हीलियम 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो यदि मैं हीलियम को आगे लिख देता हूं, ठीक है, उसके पीछे देखो यहाँ पे 1s2, तो इसका मतलब 1s2 2s2 2p, अच्छा 1s2 2s2 2p, तो आप बोलेंगे 7 है ना, तो कितने बचे p के लिए, 3 बचे हुए, 3 यहाँ पे इसका आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसके नीचे देखो, फॉस्फोरस की बात करेंगे 15, तो कितने आएंगे यहाँ पे, नियोन यानी कि 10 तो नियोन का हो गया, 11 12 13 14 15। क्लियर है भाई यार, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई है। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे इसका, आर्सेनिक कितना भैया, 33 है। ठीक है, अच्छा 33 है, तो यहाँ पे देखना भैया आर्गन कितना हो गया, 18 हो गया। अच्छा यहाँ पे आर्गन का 18 हो गया, उसके बाद में कितना 3d10 आता है, 4s2 आता है, फिर उसके बाद में p के लिए कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर p के लिए 3 बचेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आप यहाँ पे एंटीमनी और बिस्मुथ का भी निकाल सकते हो। वैसे एग्जाम में ये तीनों पूछी जाती रही है। ठीक है, ये तो बहुत ही कम आता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक पे आपके क्वेश्चन आराम से बन सकता है। क्लियर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सामान्य है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। ठीक है, चलो जी, यदि हम बात करें यहाँ पे विन्यास NS2NP3, विन्यास क्या है, NS2NP3 होने की वजह से स्थायित्व अधिक, वो क्रियाशीलता इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, स्थायित्व अधिक होता है क्योंकि आपको पता है NP3 की हम बात करते हैं तो 3 में कुछ इसी प्रकार भरा जाएगा, अर्धपूरित हो जाता है। और आपको पता है एक बात, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है, और स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है, क्रियाशीलता के, स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है, क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थायित्व क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रियाशीलता। ठीक है, अच्छा यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो आपको पता है डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यदि बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन, तो आपको बच्चों को पता है कि 78% हमने कुछ सुना था ऐसा, यानी कि जितनी भी गैसें वायुमंडल में हैं उनमें आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही कितनी है, 78%, यानी नाइट्रोजन ही खूब यहाँ पे बहुत सारी जगह घेरे हुए है वायुमंडल में। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। नाइट्रोजन यदि बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त अवस्था में नाइट्रेट के रूप में चिली सॉल्टपीटर, ये दोनों एग्जाम में आते रहते हैं यार, है ना, चिली सॉल्टपीटर, ठीक है, इंडिया सॉल्टपीटर, ऐसा कुछ आता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिली सॉल्टपीटर, चिली साल्ट पीटर, और अगला क्या है, इंडिया सॉल्ट पीटर। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर की, तो आपको पता है चिली सॉल्ट पीटर यानी कि NaNO3, क्या बोला जाएगा, NaNO3। अच्छा सर यहाँ पे इंडिया सॉल्ट पीटर का क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, NO3 वैसा का वैसा रहेगा, इंडिया के लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, KNO3। तो ध्यान रखना है आपको, चिली सॉल्टपीटर क्या होता है, NaNO3।
अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे इंडिया सॉल्टमीटर की, तो वो क्या हो जाएगा, KNO3 वो हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब सर यदि बात करें तो सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अकरेंस यानी कि इनके पाए जाने की संभावना कहाँ पर है, यानी किस जगह पे पाए जाते हैं, कौन, नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी देख लो, नीचे भी देख लो। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में मिलेगी कहाँ पे, वनस्पति और जीवों में मिलती है। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पे तो उपजाऊ भूमि में अमोनियम लवणों के रूप में भी ये यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस क्या है भैया, आपको पता होगा फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। फॉस्फोरस पे आप पानी डाल दोगे आग लग जाती है, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने कुछ? ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई, आपको पता होगा फॉस्फोरस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, इसके कारण प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और संयुक्त अवस्था में भी कहाँ पे मिलेगी, तो आपको पता है चट्टानों को यदि आप देखते हैं तो चट्टानों में फास्फेट के रूप में ये मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फॉस्फोरस चट्टानों में किस रूप से मिलती है, आपको पता होना चाहिए, फास्फेट रूप में मिलती है। अच्छा, बोन्स आपने देखा है, ठीक है, बोन्स क्या होता है, आप बोलेंगे हड्डी वगैरह, ठीक है, वहां भी आपको देखने को मिलती है। फॉस्फेट के रूप में जीव जंतुओं में फॉस्फोप्रोटीन, ध्यान रखना भाई, फॉस्फोप्रोटीन, सर इनका कोई लॉजिक कुछ भी नहीं भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखना है सिर्फ सीधा फैक्ट है। ये क्या है, ये सब फैक्ट्स हैं, जहाँ पे फैक्ट चलेंगे वहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, वैसे अभी भी साथ में ही है, तो ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन के रूप में यदि हम बात करें यहाँ पे बोन्स की, हड्डियों की, दांतों की, ठीक है, रक्त की, ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये इसका आवश्यक या फिर इसे बोल सकते हैं आवश्यक अवयवी तत्व है फॉस्फोरस, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, अगली हम बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस के अयस्क कौन कौन से बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये तीनों अयस्क यहाँ पे बन सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है फॉस्फोरस के अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखो भाई। अच्छा, एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, PO4O2, 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 क्लियर है, CA3, ठीक है, नीचे 3 चिपका दो, और याद रखना है यहाँ पे CF2 CaCl2, खत्म। ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइट, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरएपेटाइट, एपेटाइट श्रेणी है ना, और ये क्या है, क्लोरएपेटाइट। अच्छा, फ्लोरएपेटाइट यानी कि फ्लोरीन आएगा, क्लोरएपेटाइट मतलब क्लोरीन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्या है, एपेटाइट श्रेणी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड से किस तरह से चल रहे हैं। सबसे पहले ट्रेंड की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ट्रेंड है परमाणुवीय आकार का। अच्छा, आपको पता है कि सर जो वर्ग है, वर्ग की तो हम बात कर रहे हैं, वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे जाया जाता है तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे सर रेडियस तो इंक्रीज होती है, हमें पता है। ठीक है, तो इसमें नई बात क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस बढ़ क्यों रही है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन से बिस्मित की ओर जाने पर, अर्थात एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। इसकी वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। यानी कि ये रेडियस क्यों बढ़ रही है, हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरीके से चीजें जानी है, क्योंकि जो नाभिकीय आकर्षण बल है, नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। यदि नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो वहां पे वो क्या करेगा, आकार को घटाता है, लेकिन उसी के विपरीत नाभिकीय आकर्षण बल यदि कम हो रहा है तो ये आकार को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या है वो इंक्रीज हो जाएगी, और त्रिज्या बढ़ रही है तो आकार भी बढ़ेगा। अगली बात करते हैं घनत्व की। किसकी बात करें, घनत्व की। घनत्व देखना भाई, घनत्व का फॉर्मूला D बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि नाइट्रोजन से जब बिस्मित की ओर जाते हैं, अर्थात एक वर्ग में ऊपर से नीचे जब भी जाया जाता है तो वहां पे क्या बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर आकार बढ़ रहा है। अच्छा, आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सर आयतन भी बढ़ रहा होगा, आयतन भी बढ़ रहा होगा। सर परमाणु भार भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है भैया, परमाणु भार भी बढ़ रहा है, यानी कि सब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। परमाणु भार भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है, तो सर यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, तो एक बात ध्यान से समझना, यदि मैं आपको बोल देता कि भैया परमाणु भार बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, तो आप बता देते कि D यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सर दोनों में वृद्धि हो रही है, M भी यहाँ पे बढ़ रहा है,
V भी बढ़ रहा है। लेकिन भाई एक बात और जानने की है कि जो M जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ही तेज बढ़ रहा है, और जो यहाँ पे V है ना वो यहाँ पे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि M की जो वृद्धि है मास के यानी कि द्रव्यमान में जो वृद्धि है वो क्या है भाई, ज़्यादा है। इसलिए घनत्व में जो वृद्धि होती है वहाँ पे हो जाती है। यानी कहने की बात यह है कि नाइट्रोजन से बिस्मित की ओर जाने पर अर्थात एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान दोनों में वृद्धि होती है, दोनों बढ़ते हैं, किंतु परमाणुवीय आकार की तुलना में परमाणुवीय द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होती है। आकार उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है जितना यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे M कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे D भी क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब घनत्व में क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस वाली जगह पे लिख दो, घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है भाई, बढ़ जाएं आगे। चलो जी, अगली हम बात करते हैं आयनन विभव की। तीसरी हम बात कर रहे हैं अब आयनन विभव की। तो वापस से वही चीज़, ठीक है, इतना कुछ लिखना भी नहीं है, एग्जाम में तो लिखना है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। नाइट्रोजन से बिस्मत की ओर जाने पर अर्थात एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुवीय आकार या त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो पहली चीज़ तो यह लिख लो, रेडियस तो बढ़ती है। अच्छा, रेडियस बढ़ रही है, इसका मतलब जो यहाँ पे आकर्षण रहेगा वो क्या हो रहा होगा, कम होने लगता है। अब जब आकर्षण कम हो गया तो आपको एक बात पता है क्या, कि सर यदि आकर्षण कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे आयनन विभव और जो विद्युत ऋणता है, यानी कि आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल और जो यहाँ पे विद्युत ऋणता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो ना, नॉर्मल चीज़ हटा दो, इसको कुछ भी नहीं है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन से बिस्मित की ओर जाने पर अर्थात एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणुवीय आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है। अर्थात बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, त्रिज्या बढ़ेगी, आकर्षण बल कम होगा। इस कारण से आयनन विभव क्या होगा, यहाँ पे विद्युत आयनन विभव और विद्युत ऋणता में कमी आती है। ठीक है, यदि इसको देखना चाहो तो ये यहाँ पे N नहीं है, ये आकर्षण बल है यहाँ पे। ठीक है, आकर्षण नहीं, आकर्षण बल नहीं होगा, ये रेडियस है, शायद रेडियस है ये वाली, है ना, ये क्या होगा, रेडियस होगी यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। अच्छा, अगली बात करते हैं यहाँ पे धात्विक गुण। ठीक है, 4 नंबर है, 4 नंबर धात्विक गुण। तो आपको तो पता ही है वाली चीज़ें तो, कि सर कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो बताने की इसमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो। नाइट्रोजन से बिस्मित की ओर जाने पर अर्थात एक वर्ग में ऊपर से यदि हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे नीचे जाने पर IP यानी कि आयनन विभव के मान में क्या आती है, कमी आती है। IP तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अभी देख लिया था हमने। ठीक है, IP क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, जिससे क्या होगा, IP यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की इसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दान करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दान कौन करता है, तो आप बोलेंगे सर धातुएं जो होती है वो दान करती है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं सर धात्विक जो गुण होते हैं, धात्विक जो गुण हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बात ध्यान रखनी है कि सर IP का मान कम हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धात्विक गुणों में वृद्धि होती जा रही है। ये आपको पता ही, ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। चलो जी बढ़े आगे। अब भौतिक अवस्था की बात करते हैं। तो सर भौतिक अवस्था क्या रहती है, इनके ध्यान से समझना। भौतिक अवस्था नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में मिलती है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी हैं इस वर्ग के सभी क्या होंगे, यहाँ पे ठोस रहेंगे। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो गैस अवस्था में रहेगी, बाकी सब जितने भी हैं वो ठोस अवस्था में रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, 5-3 यहाँ पे खेल चलेगा, उस बारे में थोड़ा सा समझ लो। अच्छा जी, वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ठीक है, इसके कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तरह की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +3 और +5 दोनों दर्शाएंगे। ठीक है, लेकिन सर स्टेबल कौन सी होगी, ज़्यादा स्थायी कौन सी होगी, कौन सी ज़्यादा यहाँ पे स्थिर है, उस चीज़ों की बात करेंगे। कौन सी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अभी हर एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम यहाँ पे चीज़ों को लेने वाले हैं। चलो जी, यदि P उपकोष ही बंध निर्माण में भाग ले तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ P उपकोष यदि भाग ले रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ P उपकोष ही भाग ले रहा है, तो जो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो क्या होगी, +3 होगी।
ठीक है। अच्छा जी, यदि S और P दोनों भाग लेते हैं बंध निर्माण में, S और P दोनों भाग लेते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो क्या होगी कि भाग लें तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करेगा। यानी कि बंध निर्माण में जब P उपकोष भाग ले रहा है तब तो ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, और बंध निर्माण में दोनों S उपकोष भी जा रहा है, P उपकोष भी जा रहा है, तो वहां पे ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +5 होगी। ऑक्सीकरण अवस्था आप अच्छे से देख चुके हैं, क्लास 11 की पढ़ी हुई चीज़ें हैं यार ये सब, है ना, क्योंकि इन पे यदि मैं बात करता हूँ तो आने वाले 2-3 वीडियो ही शायद मैं ऑक्सीकरण अवस्था में बना दूंगा, ठीक है। तो 11th क्लास में बढ़ा दिया है मैंने ऑक्सीकरण अवस्था, तो उसमें आप देख सकते हैं आराम से, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता उच्च होने की वजह से यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। यानी कि नाइट्रोजन की एक और ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्या, -3, और इसका कारण यदि मैं देखूं तो कारण क्या रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे कारण हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इसकी होती है। बिस्मिथ में +3 ऑक्सीकरण अवस्था +5 ऑक्सीकरण अवस्था से ज़्यादा स्थायी होती है। यानी कि बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ में क्या होगा, +3 वाली जो रहेगी, ठीक है, +3 वाली ऑक्सीकरण अवस्था +5 से ज़्यादा स्थायी रहेगी। यानी कि ये क्या रहेगा, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, कि बिस्मिथ में +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, तो मुझे बताइएगा कि स्थायी जो रहेगा, ठीक है, वो कौन ज़्यादा रहेगा। तो आपका आंसर +5 ना होकर के +3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब सर ये हो क्यों रहा है, ठीक है, तो एक आपने चीज़ पढ़ी थी क्लास 11th में ही, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके लेते हैं, ठीक है। चलो जी, आवर्त सारणी के किस खंड के तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सर, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। पी खंड की कौन सी धातुएं अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाती है, तो आपको पता होना चाहिए सर, जो यहाँ पे सुनो प्रभु इस तरह की जो चीजें थी ना, ये वाली, ठीक है, भारी धातु इसे बोल सकते हैं, भारी धातु है, ठीक है। ये वाली जो होती है, एंटीमनी भी आ गया यहाँ पे, बिस्मिथ भी आ गया, तो ये सब क्या होंगी यहाँ पे अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएंगी, ठीक है। चलो जी, बिस्मिथ 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, अभी पढ़ा था हमने, बिस्मिथ 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, +3 और +5, +3 और +5। तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये तो आपको पता है कि भैया +3 जो होती है ना, वो यहाँ पे ज्यादा स्थायी होती है, लेकिन उसका कारण बता दो, तो आपका कारण क्या रहेगा, जो चीज अभी आपने देखी थी ना अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बात तो उन्होंने भी बोल दी कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 व +5 प्रदर्शित करता है। बताइए इसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो आपको याद रखना है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है, और वही कारण है कि वो ज्यादा स्थायी इसका अवस्था होती है। अच्छा जी, बिस्मिथ +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बताइए इसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थिर होगी, तो आपको बताइए, वाले क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं, यानी कि घुमा फिराई क्वेश्चन कुछ भी वही पूछने वाला है, ठीक है। +3 यानी कि बिस्मिथ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, बिस्मिथ भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। +3 वाला ज्यादा स्थायी होगा +5 से, रीजन पूछ ले तो ध्यान रखना, रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है भाई। अच्छा, आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक क्या करता है, यहाँ पे +3 +5 प्रदर्शित करता है, तो आर्सेनिक के केस में भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना +3 ही ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी कौन सी सबसे ज्यादा स्थायी होगी, तो आपको याद रखना है +3 है, +5 है, तो +5 यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। +3 और +5 देख करके हमेशा +3 नहीं करना है, आर्सेनिक का कुछ यहाँ पे अलग है। चलो जी, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाने पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा तथा किस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा। सर बहुत ही यहाँ पे बर्बाद क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जा रहे हैं तो +3 बढ़ रहा है, इधर से हम यहाँ पे बहाने मारे जा रहे हैं, ठीक है, और +5 जो है उसका स्थायित्व यहाँ पे घटेगा, कम होगा, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे। अच्छा,
अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं यार ये जिनको आप में किसका ज्ञान होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध का यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। रासायनिक बंध में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 में करा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के भी इसको अच्छे से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, सिर्फ एक रीज़न बता दूंगा कि रीज़न इसका क्या है, ठीक है। चलो जी, यदि बात करें यहाँ पे N जो है, नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, फिर भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, फिर भी यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर, फास्फोरस के ऊपर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भैया डी कक्षक, क्या याद रखोगे, डी कक्षक या तो उपस्थित होगा या उपस्थित नहीं होगा। यदि यौगिक बना रहा है तो यह उपस्थित होगा, यदि यौगिक नहीं बना रहा है तो ये अनुपस्थित होगा। यानी कि यदि हम बात करें यौगिक निर्माण हो रहा है, ठीक है, यौगिक यदि बन रहा है तो इसका मतलब उपस्थित है। यदि यौगिक नहीं बन रहा है, ठीक है, यौगिक यदि नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनुपस्थित है। क्या अनुपस्थित है भाई, डी कक्षक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, गलत मत करना। ज्यादा ही डिटेल से जानना हो तो आप आराम से पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के भी चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखना भाई, यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है किंतु फिर भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, कर लिया। हाँ, तो अपन ने क्या जाना यहाँ पे अभी तक कि भाई एक ही बात याद रखनी है, जब भी कोई भी यौगिक के बनने या नहीं बनने की बात आती है ना, तो एक ही बात आएगी, क्या, डी जो कक्षक है वो यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल अपने पास है या नहीं है। यदि होगा तो बना लेगा, यदि नहीं होगा तो नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो क्या बात बताई मैंने आपको यहाँ पे कि यदि डी कक्षक, यदि बात करें यहाँ पे यौगिक यदि बना लेता है तो डी कक्षक क्या होगा, उपस्थित होगा। यदि यौगिक नहीं बनाता है तो डी कक्षक वहां पे उपस्थित नहीं होगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे पूरे के पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। एन जो है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित तो करता है किंतु फिर भी ये पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। इस कारण से वो अपने अष्टक का प्रसार कर नहीं सकता, यानी कि एक्साइटेड स्टेट वहां पे बन नहीं पाएगी। क्लियर है भाई बात। चलो जी, अगली बात करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही वर्ग के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। कौन सी फैमिली में, नाइट्रोजन वाली फैमिली में है, बट फिर भी PCl5 जो है इसका निर्माण तो देखने को मिलता है, बट यदि बात करें NCl5 की तो भैया ये बन नहीं पाता है। तो मैंने आपको एक बात बताई ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी यौगिक बनने नहीं बनने की बात हो ना, तो पूरी की पूरी कहानी आप किस पे चले जाना, यहाँ पे डी कक्षक पे, ठीक है, डी कक्षक पे यहाँ पे बात कर लेना। यदि पी ब्लॉक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पी ब्लॉक में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर से सुन लो, यदि पी ब्लॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये वाला यौगिक बन सकता है, ये वाला यौगिक नहीं बन सकता है, तो 101% वहां पे एक ही बात आएगी, क्या, कि एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल यहाँ पे उपस्थित है या फिर उपस्थित नहीं है। ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता रहा है, पिछले साल के पेपर पूरे उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन है, ठीक है। या तो नाइट्रोजन फास्फोरस का देगा, ठीक है, या फिर पेंटाहेलाइड वाला बना देगा, या फिर एक दो और बताऊंगा वो वाले बता देगा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये वाला एग्जाम तो, ये वाला जो क्वेश्चन है तो 3 बार लगातार पूछ लिया, ठीक है। तो इसको तो आप रट ही लो कि ये वाला तो आएगा ही आएगा, और मान के चलो कि आना है 2 या 3 नंबर का, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि अच्छा बताओ, फास्फोरस वाला तो यहाँ पे बना रहा है, नाइट्रोजन वाला नहीं बना रहा है, तो आंसर आप ही कर दोगे। क्यों सर, जब यौगिक बनता है तब तो उपस्थित होता है, यानी कि फास्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल उपस्थित होगा, तब जाकर ही ये क्या बना रहा है, PCl5 बना रहा है, नाइट्रोजन के पास में उपस्थित नहीं होगा। आंसर चेक कर लो। यदि हम बात करते हैं P जो है,
पी यानी कि फास्फोरस जो है अष्टक का प्रसार कर लेता है, उसके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। क्या बताया था मैंने, यही तो बोला था। जबकि नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। तो आपको नई बात जानने को मिली है सर, इसके बेसिस पे पी ब्लॉक के जितने भी इतने कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हम उड़ा देंगे पूरे, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो आप आराम से पीरियोडिक टेबल को देखो, ठीक है, यदि टाइम है तो। केमिकल बॉन्डिंग की ये वाली जो जहाँ पे हम यौगिक बनाते हैं ना, वो वाली चीज़ें आप देख लो। कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने सिखा रखा है वहाँ पे, उसको एक बार देख लो बस, ठीक है। उस पर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, बाकी काम आपका इससे भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का भी आता है, ठीक है, कि आपको कुछ यहाँ पे कंपाउंड दे रहेंगे, कुछ यौगिक दे रहेंगे, उनके नाम तो ये तो रटने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता। चलो जी, यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम क्या है, Ca3N2, यानी कि कैल्शियम तो आएगा, ठीक है, यहाँ भी कैल्शियम है, ठीक है। N2 दिया हुआ है तो नाइट्राइट, ठीक है। P2 है तो फास्फाइड हो जाएगा। Na3 और यहाँ पे क्या आर्सेनिक, ठीक है। सोडियम आर्सेनाइड। जिंक याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक वाली की बात करें, जिंक Zn3 एंटीमनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, जिंक हो गया, जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड। और ये मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन से जो आपकी बुक में नहीं दिया है बट फिर भी एग्जाम में आते हुए रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यदि बोल दिया, आपके बुक में यदि बोल दिया पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब उसमें सिलेबस क्या करेगा। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। Mg3Bi तो याद रखना मैग्नीशियम बिस्मथाइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही निकल करके आई है कि भैया यहाँ पे जो हमने अभी ये वाले क्वेश्चन जो देखे हैं, ठीक है, कौन से वाले, डी उपकोष वाले, डी ब्लॉक वाले, या सॉरी डी कक्षक वाले, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस बात पे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन और आते हुए आप गलत कर दोगे यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो। कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, यदि कभी भी पी ब्लॉक में, बातों को ध्यान से सुन लो, यदि कभी भी पी ब्लॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि मान लो PCl5 तो बन रहा है, NCl5 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, सिर्फ एक चीज पकड़ो, डी कक्षक, ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसके पास में डी कक्षक नहीं होगा, बन रहा है तो उसके पास डी कक्षक उपस्थित होगा एक्स्ट्रा, इसलिए वहां पे चले गए। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से आगे से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझो, केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड देखो, ठीक है, वहां पे पता चलेगा। तो ये पूरा का पूरा आज हमने देख लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसकी, ठीक है। कुछ एक जो इसके आवर्त थे, यानी कि आवर्तियां जो थी, इनकी आवर्तिता जो थी, और ये चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ग 15 की बात करते हैं। तो सबसे पहले की बात करें यहाँ पे वर्ग 15 की, तो वर्ग 15 में 5 तत्व आ रहे हैं। कौन कौन से? यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद में मैंने बताया आपको क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हमने बात की यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन होता है ना, वो प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त में पाया जाएगा और संयुक्त में भी पाया जाएगा। चलो जी सर, यदि आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो कितना परसेंट होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये कितना होता है, 78% आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे दो चीजें हमने देखी थी, चिली सॉल्ट पीटर और इंडिया सॉल्ट पीटर। तो जो चिली रहेगा उसको Na से रिलेट करो, इंडिया यानी कि K से उसको रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। इंडिया यानी कि K यानी किंग, ठीक है। चलो जी अगली हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस के हमने कुछ एस्क बनाए थे, फास्फोराइड बनाया, फ्लोरेपेटाइट बनाया और क्लोरेपेटाइट। फ्लोर यानी कि फ्लोरीन आएगा, क्लोर यानी कि क्लोरीन, यहाँ पे सॉरी क्लोरीन यहाँ पे आएगा। अच्छा, परमाणु त्रिज्या की बात करें तो नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। घनत्व की बात करते हैं तो दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन मास कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो घनत्व भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छा, आईपी की बात करते हैं, ठीक है, और विद्युत ऋणता की बात करते हैं। आईपी और विद्युत ऋणता दोनों की दोनों यहाँ पे घटेगी। क्यों? क्योंकि नाभिक के आकर्षण भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। नाभिक के आकर्षण कम हो रहा है यानी कि रेडियस इसकी बढ़ रही होगी। चलो अगली बात करते हैं धात्विक गुण की। तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। अगली बात करें यहाँ पे तो भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन जो रहती है गैस अवस्था में होती है, बाकी जितने भी होते हैं इस ब्लॉक, इस वर्ग में, वो क्या होते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीकरण पे हमने पूरी बात कर ली। यहाँ पे इस पे ज्यादा ध्यान देना है, बार बार बातें कर रहा हूं, इसी पे ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो जी, और ये कुछ एक यौगिक है, आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।